आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने इनवाइट किया है सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड एनालिस्ट सैयद काशिफ रजा साहब को। सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस द टाइम सबसे पहले तो। अ, और सर, सबसे पहले जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि आप हम सभी को पता है कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सेनेट में अब पास हो गई है और जल्द ही इसको नेशनल असेंबली में भी टेबल किया जाएगा। तो इस अमेंडमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप पे कितना गहरा असर पड़ेगा और जो रही सही जमहूरियत इस मुल्क में रह गई है उस पर इसके क्या असरात होंगे? हाँ, ये असल में हमारा तो आदर्श ये रहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम कायम हो जिसमें अवाम के पास इख्तियार हो और हमारा जो आइन है वो उसमें जमहूरियत हो, उसमें फेडरलिज्म हो। और मेरा तो ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि जमहूरियत और फेडरलिज्म जो पाकिस्तान का है वो सेकुलरिज्म के बगैर नहीं चल सकता, तो वैसा हो। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे जो फौजी अदवार आते हैं उसमें आइन में ऐसी तरमीम कर दी जाती हैं जिससे जो पर्सन स्पेसिफिक होती थी, जैसे जनरल जिया के दौर में 8वीं तरमीम की गई, उसमें असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार सदर को दिया गया। और जो मार्शल लॉ दौर था उसको इम्यूनिटी दी गई। इसी तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में एक आईनी तरमीम की गई थी, उसमें भी यही सिलसिला था कि परवेज मुशर्रफ को इम्यूनिटी दी गई थी और उसके बाद उन्होंने वर्दी में ही खुद को दोबारा मुंतखब भी करा लिया। तो अब तवक्को ये थी कि अब जमहूरी दौर आया, और जैसे जमहूरी दौर आया था 2008 के बाद, तो आइन में और तरमीम की गई थी, जैसे 18वीं तरमीम है। उससे आइन का जो असल ढांचा है सन 73 के आइन का, जमहूरी और वफाकी ढांचा, वो बहाल हुआ था बड़ी हद तक। लेकिन अब एक मरतबा फिर ये ऐसा लगता है कि वो जो वफाकी ढांचा और जमहूरी ढांचा है वो मुतासिर हुआ है। वजह यह है कि जो अवाम का मुंतखब वजीर आज़म है उसे इम्यूनिटी हासिल नहीं है और सदर को भी नहीं है, लेकिन जो आर्मी चीफ है उसको ताहयात इम्यूनिटी हासिल है। अब कोई नया आर्मी चीफ अगर बनेगा, वो एक नोटिफिकेशन की मदद से उसको भी फील्ड मार्शल बनाया जा सकेगा। और फील्ड मार्शल के बारे में लिखा हुआ है आइन में कि उसको ताहयात वो वर्दी भी पहनेगा, उसको इम्यूनिटी भी हासिल होगी। तो वो तो जो नया आएगा उसको भी एक नोटिफिकेशन से इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ये चीज़, ये मुल्क की जमहूरी आउटलुक के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। सर, मेरा दूसरा सवाल ये कि जैसे एनएफसी अवार्ड जो कि 18वीं तरमीम का आप ये समझ लें एक बैकबोन करार दिया जाता था, अभी भी करार दिया जाता है कि सूबों को मजीद खुद मुख्तार किया जाएगा। सूबों के वसाइल जो हैं वो मतलब प्रॉपर वसाइल सूबों को दिए जाएंगे। तो उसके फॉर्मूले को भी रिवाइज करने की बात की जा रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा, जो बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। तो क्या अब, क्योंकि अभी इस तरमीम में तो एनएफसी अवार्ड के मुतालिक कोई ऐसा वाजे नहीं है चीज, लेकिन फैसल वाडा साहब ने कहा है कि अभी 28th अमेंडमेंट भी आ रही है तो उसमें ये सारी मजीद चीजें डिस्कस होंगी। तो पीपल्स पार्टी जो कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो 18वीं तरमीम, अगर हम कहें मॉडर्न डे में उनका एक बहुत बड़ा कारनामा अगर हम कहें, जो फर्स्ट दौर था, मतलब आफ्टर बेनजीर असैसिनेशन, तो उस पर क्या पीपल्स पार्टी राजी होगी, और अगर राजी होगी तो क्या गिव एंड टेक का मामला होगा? इस पर जरा थोड़ा सा हम आपका एनालिसिस जानना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है कि वो जो एनएफसी है वो स्मोक स्क्रीन थी इस तरमीम के लिए। इस तरमीम का असल मकसद यही था, जो कि पूरा कर लिया गया। वो एक स्मोक स्क्रीन थी और ये पीपल्स पार्टी ने खास तौर पर ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि एनएफसी को हमने बचा लिया है। तो सही। और जो 28वीं तरमीम आ भी रही है उसमें भी एनएफसी का कोई जिक्र नहीं है, उसमें बल्दियात का और तालीम का और दूसरी चीज़ों का जिक्र है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एनएफसी अवार्ड को फिलहाल किया जा सकता है। तो वैसे भी ये जो हमारी जो दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो उन्होंने पंजाब और सिंध इनको संभाला हुआ है। तो ये किस्म के इनके वो फीफडम हैं, रजवाड़े। तो इनकी कॉस्ट के ऊपर इनको बचाने के लिए वो बाकी इन्होंने इतना कुछ दे दिया है आइन में, जो जमहूरियत के मावरा कुव्वतें हैं उनको इतना कुछ दे दिया है, तो इसी को बचाने के लिए तो दिया है। दूसरा ये कि एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को जो रकम मिलती थी उसके ऊपर भी सूबे भी सांप बनकर बैठ गए हैं। वो जो सूबाई एनएफसी उसके बाद होना था उसकी रूह ये थी
18वीं तरमीम की कि एनएफसी अवार्ड हो, उसके बाद फिर सूबों के अंदर भी उसकी तकसीम हो, एक सूबाई एनएफसी हो। सही। और ये जो कहा जाता है कि सूबे में फलां जिले को, फलां शहर को पैसे नहीं मिल रहे, उसका खात्मा हो। फिर ये है कि बल्दियाती निज़ाम हो, जिसकी बात एमक्यूएम कर भी रही है, लेकिन एमक्यूएम इतनी कमज़ोर पोजीशन में है कि मेरा नहीं ख्याल कि 28वीं तरमीम में वो कुछ कर पाएगी। और वैसे भी उसका शहर में स्टेक कराची शहर में ख़त्म होता जा रहा है, तो उसको भी इतनी सही। दिलचस्पी अब नहीं रही कि बल्दियाती इदारे और मजबूत हों। लेकिन ये है कि एनएफसी के बाद और कुछ होना चाहिए था, सूबाई एनएफसी होना चाहिए था, और मेरा नहीं ख्याल कि एनएफसी मतलब को ताकि कोई एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट खतरा होता है। है, पावर हाँ, डाइल्यूट होती है, ट्रिकल डाउन होती है। जी। तो अभी तक 28वीं तरमीम के बारे में जो सुन रहे हैं उसमें तो एनएफसी का कोई जिक्र नहीं है। सही। अच्छा सर, इस पूरी इक्वेशन में जो अभी सूरत हाल चल रही है, 27वीं तरमीम फिर 28वीं तरमीम की भी बातें चल रही हैं, वेयर डू यू सी पीटीआई? बिकॉज कुछ एनालिस्ट जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि इस जो ये इम्यूनिटी हासिल हुई है 27वीं तरमीम के बाद फील्ड मार्शल साहब को, तो ये जो एक नैरेटिव जो पीटीआई और उनके फाउंडर बिल्ड कर रहे थे कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो क्या इस इम्यूनिटी को यूज करके एक डील स्ट्रक की जाए जा सकती है बिटवीन स्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान? फिर इमरान खान बाहर आए और ये कहेंगे देखिए जी, इन्होंने तो आइन में तरमीम कर लिया, मैं इनके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता, इन्होंने तो खुद इम्यूनिटी ले ली। तो एक सेफ पैसेज स्टेप उनको भी मिल गया, आर्मी चीफ को, और इमरान खान को भी एक फेस सेविंग मिल गई। तो इस एंगल से आप इस चीज को किस तरह देखते हैं, क्योंकि बहुत एनालिस्ट इस एंगल को क्वेश्चन कर रहे नहीं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने जो सेनेट में तकारीर की हैं इस साइनी तरमीम के खिलाफ, हैं। जी। उसमें आर्टिकल 243 का तो जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। जो उनके सही। मुकर्रीन अली जफर बात कर रहे थे या राजा नासिर अब्बास, उन्होंने 243 का जिक्र ही नहीं किया। बल्कि और उनके जो बार बयानात वगैरह देते रहते हैं तो उसमें भी 243 के बारे में जिक्र नहीं था। तो मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर सारी सियासी जमातों का इत्तेफाक है, पूरी कौम का इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन तीन बड़ी जमातें जो हैं उनका इत्तेफाक है। इससे पहले जब कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी तो उसकी तजवीज़ पीटीआई ने पेश की थी, और वो नून लीग ने उसका साथ दिया था। तो इस तरह ये इस्तीफा भी हुआ है। तो इसमें ये शरीक है, क्योंकि ये जो 2013 तक जो जमहूरी पेशरफ्त हुई थी मुल्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, जी। उसको तबाह करने में सबसे बड़ा किरदार पीटीआई ने और इमरान खान ने अदा किया था। सही। और वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसके तहत इख्तियारात जो थे वो आवाम को मुंतकिल होने थे, और ये तय पाया था कि अब सियासी जमातें गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ नहीं देखेंगी। और आज़ादाना इलेक्शन हुए थे पिछले जो 25 सालों में, सबसे आज़ादाना इलेक्शन, मुनसिफाना इलेक्शन 2013 के थे। 13 के। सही। उन्हीं के खिलाफ सबसे बड़ा धरना दिया गया, फरमाइशी धरना। और उस वजह से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस बन गए थे, अदलिया आज़ाद हो चुकी थी 2013 की, उस अदलिया के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया। तो जो हमारे हासिलात थे उन्हें वापस करने में पीटीआई का सबसे बड़ा किरदार है, तो वो तो इस अमल की बेनिफिशरी रही है। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई खास तकलीफ है इससे, और ना वो ये है कि मुस्तकबिल में कोई इससे होगी। वो तो एक पर्सनल क्लैश है कुछ शख्सियात का, जिसकी वजह से इनमें समझौता हो नहीं पा रहा। सही। वरना वो सियासतदानों से तो बात करने पे आज भी तैयार नहीं, दो आज साल भी जेल काटने के बाद भी सियासतदानों से बात करने के तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हमने तो जो बात करनी है वो उन्हीं लोगों से करनी है जिनसे हम 2013 से करते आ रहे थे, और जिनके ताउन से हमने पहले इक़्तिदार हासिल किया था। दोबारा ही उन्हें उन्हीं कुव्वतों से मिलकर इक़्तिदार हासिल करना है। अच्छा सर, आपने जुडिशरी की बात की, तो एक वर्ड आज कल बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, जुडिशियल पॉपुलिज्म। तो अभी इस 27वीं तरमीम से पहले जब एक सीरीज ऑफ जजेस आए थे जिसमें उमर अता बंदियाल साहब थे, उससे पहले खोसा साहब थे, उससे पहले वो डैम वाले साहब थे, तो वो एक जुडिशियल पॉपुलिज्म का एक एक वेव आई थी पाकिस्तान की जुडिशरी में। तो उसके बाद सर फिर कुछ तरामीम आई और फिर दूसरे रिफॉर्म्स आए। तो 27वीं तरमीम के बाद अब जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड्स बने हैं, तो क्या इससे जुडिशरी की पावर कर्टेल हुई है, या ये अच्छा रिफॉर्म है, या किस तरह अब जुडिशियल स्ट्रक्चर किस तरह अफेक्ट हुआ है इस तरमीम के बाद? सबसे पहले तो इसमें यह बात समझने की है कि जो अदलिया है मुल्क की, वो आइन की वजह से बनी है, आइन की प्रोडक्ट है। जी। ये बात
अदलिया को भूल जाती रही है। हमारे पिछले वर्षों में हमारी जो 70 साल की तारीख है उसमें उन्हें ये बात भूल जाती जाती रही है, पर वो आइन का बाप बनने की कोशिश करते रहे हैं हमारी अदलिया बदकिस्मती से। उसका शख्साना हमने देखा कि हमने 2008 में जब मार्शल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक चली, जमहूरी लोगों ने वो तहरीक चलाई और आज़ाद अदलिया को बहाल कराया। उसमें दो मसले हुए। एक तो उन्होंने आज़ाद अदलिया जब इफ्तिखार चौधरी ने बहाल की, उनकी बहाल हुई, वो जब बहाल हुए तो उन्होंने अपनी पसंद के जज भर्ती करना शुरू कर दिए। एक तरमीम भी उस जमाने में हुई थी जो कि पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। उसके खिलाफ वो एक मुकदमा चलने लग पड़ा और वो फिर वो तरमीम दोबारा पार्लियामेंट में भेजी गई और उसमें इफ्तिखार चौधरी की मनपसंद तब्दीलियां की गई। उसके अलावा जो जमहूरी जो ताकतें थीं जो बेनिफिशरी होनी चाहिए थी आज़ाद अदलिया की, उल्टा उन्हीं के ऊपर कुल्हाड़ा चलाया जाने लगा। 2 वजीर आजम जो है वो अदलिया ने बर्खास्त कर दिए। जी। ये बहुत ही अफसोसनाक बात थी। उसकी वजह से जब अब इख्तियार का ताकत का तवाजुन पार्लियामेंट के हाथ में आया और पार्लियामेंट ने जो अस्करी ताकत है उनके उनके कंधे पर हाथ रख के जब कुल्हाड़ा चलाने की बारी आई है तो उन्होंने अदलिया पर कुल्हाड़ा चलाया है। सही। तो इस वजह से अब मुल्क में जो अदलिया की सूरत हाल है वो कुछ बेहतर तो नहीं है। जाहिर है वो अफसोसनाक है कि वो आज़ाद अदलिया उससे मुतासिर हुई है, सही। लेकिन उसके जिम्मेदार भी अदलिया है। और क्योंकि वो सबसे पहले ये नहीं समझ सकी कि जो अदलिया है वो आइन की प्रोडक्ट है, उसको आइन को मजबूत करना चाहिए था, उसको जमहूरी हमारे जो इदारे हैं उनको मजबूत करना चाहिए था। सही। उसके अलावा उसमें जो है कुछ ऐसे जज भी थे जो जाती विम्स के ऊपर फैसले करते थे। मसलन उन्हें कोई पार्टी पसंद आ गई थी तो बिल्कुल। उसको उठाने के लिए वो कोशिश करते रहे। साकिब निसार के रिमार्क्स हैं कि अगर आप पहले लेकर आते तो अब तो वो इलेक्शन 3 महीने का टाइम नहीं है, वरना हम इसको भी उड़ा देते, इसको हम्म। इसकी नशिस्त खत्म कर देते। 2 सेनेटर थे मुस्लिम लीग नून के, उनको जब दूसरी असेंबली आ गई जिसमें पीटीआई की अक्सरियत थी तो उन 2 सेनेटर्स को फारिग कर दिया गया। जाहिर है उनकी जगह फिर नून लीग के सेनेटर नहीं बन सकते थे। इस तरह सही। सारे जो नून लीग के बाकी सेनेटर थे उनको आजाद करार दिया गया। बाद में यही काम पीटीआई के साथ हुआ। तो सही। ये सारी चीजें जो है ना, ये इसकी वजह से अदलिया ने खुद अपनी अपनी कबर खो दी है। और मुझे अफसोस तो है कि जाहिर है अब अदलिया उतनी आजाद नहीं रही, लेकिन इसमें तो ये है कि काफी इनका अपना कसूर है। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब क्योंकि एक बहस भी होगी नेशनल असेंबली में, और लग तो ऐसा ही रहा है कि नंबर्स पूरे हैं और 27वीं तरमीम पास हो जाएगी, लेकिन जो सबसे मतलब एक इशू, बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कहेंगे बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड द करंट एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज द इशू ऑफ कैनाल्स। तो ये वाला ऊंट किस करवट बैठेगा, और क्या पीपल्स पार्टी इस इशू पर कॉम्प्रोमाइज करेगी? बिकॉज सिंधी नेशनलिस्ट का जो इंटीरियर सिंध में और अंदरूनी सिंध में जो सिंधी नेशनलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है, वो वेव बहुत स्ट्रांग है। अभी हमने देखा कि मुर्तजा भुट्टो के साहबजादे वो भी आए हैं, और वो भी एक सिंधी नेशनलिज्म का के फ्लैग बियरर हैं। और तो इस इशू पर आप क्या समझते हैं कि इस इशू का ऊंट किस करवट बैठेगा, और पीपल्स पार्टी किस तरह इस इशू को टैकल करेगी जो कैनाल्स का इशू है, और जो जिस पर रिजर्वेशंस, मैं मेरी पर्सनल जो जितनी समझ है उसमें यही है कि क्योंकि सिंध लोअर राइपेरियन है तो पानी जो सिंध को मिलेगा उसकी क्वांटिटी मुतासिर तो होगी, लेकिन ये ऊंट किस करवट बैठेगा? हाँ नहीं, इसके इसके साथ एक आबादी का भी इशू है। जो मरदमशुमारियाँ पिछली 2-3 हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो दुरुस्त हुई हैं। और वो पंजाब का हिस्सा कम करने के चक्कर में मेरा तो ये ख्याल है कि छोटे सूबों में दुरुस्त मरदमशुमारी नहीं हो रही। मैं मतलब कराची में जब मरदमशुमारी हुई तो एक पार्टी ने कहा मेरी कि कराची की आबादी इतनी नहीं इतनी है, इतनी तो है। उसके साथ वो जैसे वो कालीन बेचने वाले नहीं है, उस तरह का उनके साथ होने लगा कि चलो तुम 1 करोड़ 60 लाख कर लो, चलो 1 करोड़ 80 लाख कराची की आबादी हो गई, चलो चलो 2 करोड़ कर लेते हैं। मतलब दोबारा से हुई ही नहीं मरदमशुमारी। खुद मेरे घर में कभी मरदमशुमारी हुई ही नहीं। सही। ये जो है ऐसे ही जो है मरदमशुमारी होती रही है। तो इस मरदमशुमारी की वजह से पंजाब की 2 दफा पिछले 2 इलेक्शंस में सीटें कम हो रही हैं। हम ये सही। देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में जो हल्के हैं वहां से 2-2 लाख लोगों को वोट मिल रहा है, जीतने वाले को, हारने वाले को 1-1 लाख वोट मिल रहा है।
बाकी सूबों से 5-5, 10-10 हजार वोट लेके आदमी जीत रहे हैं। हल्का वही है 4-4 लाख आबादी का, 4-4 लाख वोटरों का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो इसमें काफी शुबहात है। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई फरीक जो है वो मुकम्मल जालिम और मुकम्मल मजलूम नहीं है। सबका जहां जिसका जहां दाव लगता है वो लगा लेता है। जैसे पीपल्स पार्टी सूबाई एनएफसी नहीं कर रही, सही। आगे डिवेल्युएशन नहीं कर रही। पंजाब हुकूमत है वो वहां बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा रही। नहीं करा। पीटीआई के और मसाइल है। पीटीआई जो है हमेशा जो है अवाम की, हालांकि उसको हमदर्दियां भी हासिल हैं, लेकिन वो इख्तियार जो है वो उनके साथ दूसरे लोगों के साथ मिलकर हासिल करना चाहती है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो एक भी मुखालिफ को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि वो जो कहते हैं ना पंजाबी में कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, तो वो उनका मौकफ है। सही। तो ये है। बाकी कैनाल का जहां तक मसला है उसमें लोअर रैपेरियन का जाहिर है हक है। और ये एक अजीब है कि जब पिछली दफा कैनाल का मसला उठा था तो हमारे पंजाब के दोस्त जो हैं वो कहते थे कि पानी यहाँ से गुजर कर जाता है तो हमारी मर्जी, हम सिंध को पानी दें या ना दें। बाद में वो यही यही बिल्कुल यही नैरेटिव जब मोदी ने अपनाया और कहा कि पानी यहाँ से गुजर के पाकिस्तान जाता है, मैं पानी रोक लूंगा, बिल्कुल यही दलील इस्तेमाल की। तब भी उनको समझ नहीं आई कि उनकी दलील हमारे पंजाब के दोस्तों की कितनी फिकल थी। और ये कोई फलसफियाना बात नहीं है कि पंजाब सिंध में पानी कम है। आप सिंध में कोई भी आके देख सकता है। पिछले साल मैं सखर में गया था और मैंने देखा था कि सखर में ही दरियाए सिंध जो है सूखा पड़ा था। फिर यह है कि पाकिस्तान का जो टोपोग्राफी है वो इस तरह की है कि पाकिस्तान में अगर समंदर तक पानी ना पहुंचे तो पानी ऊपर आ जाता है। और ये हुआ है बदीन और ठट्ठा में जो जमीनें हैं वो खराब हुई हैं क्योंकि समंदर का पानी ऊपर आ गया है। अब वो मिसाल देते हैं, हॉलैंड की मिसाल देते हैं कि हॉलैंड ने समंदर से जमीन रिक्लेम की है। तो हर मुल्क की टोपोग्राफी अलग होती है, उन्होंने कर ली होगी या यहाँ पर कोई तरीका निकालें। तो एक और भी मसला है कि सिंध में जो जेर जमीन पानी है वो मीठा नहीं है, पंजाब में जो जेर जमीन पानी है वो मीठा है। तो सिंध को बहुत सैलिनिटी सिंध में ज्यादा है। जी जी। हाँ, तो सिंध को पानी की शदीद जरूरत है। तो हमने जो नैरेटिव मोदी के आगे रखा है कि हम लोअर रैपेरियन है, और मोदी ने वही नैरेटिव चाइना के आगे रखा है। वो चाइना के आगे मजलूम बना हुआ है कि वो वहां एक डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्रा पर, तो उससे हमारा पानी रुक जाएगा। मतलब ये सारे जो फरीक हैं ये इंसाफ से काम नहीं ले रहे। ये बैक वक्त जालिम भी हैं, मजलूम भी हैं। तो ये इसको खत्म होना चाहिए। और ये जेन्युइन मसला है कि सिंध का जो पानी का मसला है। लेकिन ये है कि वो एक उसके मुतबादिल भी तजावीज़ हैं। जैसे कि एक तजवीज़ ये है कि जो भावलपुर डिवीजन है वहाँ एक जेर ज़मीन दरिया है, उसको निकाला जाए, उस पानी को निकाला जाए। उसके बारे में काफ़ी गुफ्तगू हुई थी। तो आजकल दुनिया में बहुत से मुतबादिल ज़राए आ रहे हैं। तो ये पानी जो है ये लोअर राइपेरियन तक पहुंचाना चाहिए, जो आसान रास्ता है और जिसके पास जेर ज़मीन पानी भी मीठा नहीं है। और पंजाब को दूसरे जो है तरीके पानी के वो लाने चाहिए, इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस। और लेट्स सी हाउ दिस सिचुएशन इवॉल्व्स एंड हाउ दिस सिचुएशन डेवलप्स। वंस अगेन I personally thank you, sir, Syed Kashif Raza Saab, for joining us in this very informative and very insightful session. Thank you, sir. Thank you.